सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। साथियों, मैं लंबे अरसे से आपके बीच में इस लॉकडाउन के दौरान में कभी कभी लाइव भी रहा हूं फेसबुक पर। इसलिए नहीं रहा कि मुझे नेता बनने का कोई शौक रहा, लेकिन जो पीड़ा जो देश में हो रही है, समाज जिस पीड़ा को भुगत रहा है, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया। इसलिए मैं बार बार फेसबुक पे भी लाइव आया और वैसे भी मैंने आपको वीडियो भी डाले, मैं लेख भी लिखता रहा फेसबुक पर। एक मेरा खैरालिया आदिवासी के नाम से एक यूट्यूब चैनल किसी साथी ने भी बना के दिया, उस पर भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं। अगर आप चाहें तो खैरालिया आदिवासी सर्च करके और आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, आपको उसके वीडियो मिल सकते हैं। तो आज का विषय है साथियों, इस लॉकडाउन में जो सरकारी तंत्र जो था, जिसको हमने चुना इस देश में, जो सरकारी तंत्र हमने बनाया भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, उसका सदुपयोग हुआ समाज के हित में या दुरुपयोग हुआ, इस पर थोड़ी सी 1-2 मिनट की चर्चा आपके साथ में करना चाहेंगे साथियों। जैसे इस लॉकडाउन में करोड़ों लोग नंगे पैर नंगे बदन भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। बहुत सारे लोगों की उसमें मौत भी हो गई। बहुत सारे लोग अभी भी घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, कहाँ भटक रहे कोई पता नहीं है, क्योंकि कोई इस तरीके की संतोषजनक कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। अगर सरकार चाहती साथियों तो 10 या 15 दिन का या 8 दिन का या 7 दिन का टाइम देके उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकती थी और उसके बाद में अचानक से लॉकडाउन कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खैर, ये सरकार की हम नाकामी मानते हैं चीज की कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो समाज के प्रति सरकार की उदासीनता मान सकते हैं। लेकिन सरकार ने अपने लिए कोई भी काम नहीं रोका, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का काम हो, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम हो, जनसभाएं करने का कार्यक्रम हो, प्रचार करने का कार्यक्रम हो, जगन्नाथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम हो, वो सब उन्होंने निरंतर किया। लेकिन भारत के लोगों के मुंह पे एक मच्छिका लगा दिया। मच्छिका शब्द आप समझते होंगे। मच्छिका का मतलब होता है जो अभी मास्क हम लोग पहन रहे हैं, कोई जानवर कटकना जानवर हो जाता है, काटने लग जाता है, तो वो मच्छिका पहना देते हैं। जो गाय या भैंस होती है, उसका जो कटरा या बछड़ू जो होता है, वो दूध ना पी जाए अपनी माँ का, पहले हम दूध काट लें, इसलिए उसके मुंह पे मच्छिका लगा दिया जाता है, तो दूर रखा जाता है उससे। तो ऐसे ही समाज को जो सरकार कर रही है, जैसे मध्य प्रदेश में किया, सरकार बनाई, भीड़ इकट्ठी हुई, जगन्नाथ यात्रा निकाली, भीड़ इकट्ठी हुई, राम मंदिर का निर्माण किया, भीड़ इकट्ठी हुई। तो जब भीड़ इकट्ठी, वो अपने लिए उन्होंने ना मास्क पहना, ना किसी चीज को उन्होंने माना, किसी लॉकडाउन को। और सरकार ने आम आदमी से, भारत के नागरिकों से ये कह दिया कि तुम मच्छिका लगा के चुपचाप अपने घर में बैठे रहोगे और तुम सामाजिक मीटिंग नहीं कर सकते, राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते, धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार कर सकती है। तो सरकार में भी तो वही मनुष्य है जैसे हम मनुष्य हैं। खैर, सरकार इसलिए ज्यादा शायद मनमानी कर रही है कि सरकार पावर में है, पावरफुल के लोग हैं, इसलिए वो शायद ऐसा कर रहे हैं। और साथियों, कोई बात नहीं, इसी बीच में बहुत सारे सरकारी संस्थान सरकार ने ठेके पे दे दिए और जिन लोगों को निजी हाथों में ठेका दिया है, उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। भारत का संविधान क्या कहता है? निरंतर चलने वाले किसी भी काम में ठेकेदारी अवैध है, असंवैधानिक है। अगर आप ठेकेदारी करते हैं
तो इसका मतलब आप भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकार जिस संविधान के तहत बनती है, जिसके तहत में मताधिकारी उसको चुनते हैं, अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निरंतर चलने वाले कार्य में ठेकेदारी अवैध है, ये भारत का संविधान कहता है। अब जिन लोगों को ठेका दिया जा रहा है वो क्या करेंगे सोचिए। वो आपको अपनी निजी कंपनी में से अभी तो निकाल दिए, बहुत सारे युवाओं को निकाल दिया है नौकरी से, बेरोजगार कर दिए गए हैं। बाद में इन युवाओं को वो लोग जब भर्ती खोलेंगे तो वो कहेंगे कि आपको 8 घंटे की बजाय, क्योंकि भारत का संविधान आपको 8 घंटे की गारंटी देता है, आपको 8 घंटे की बजाय 12 या 14 घंटे काम करना पड़ेगा। और आपको जो सैलरी है वो 8,000, 10,000, 12,000 की बजाय आपको 3,000, 4,000 या 5,000 मिलेगी या 2,000 मिलेगी। तो अगर भारत का जो युवा है कितने दिन भूखा रह सकता है? आखिरकार उसको उनकी शर्तें माननी होंगी और वो 2,000 में भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सरकारी अंकुश उसके ऊपर कोई रहेगा नहीं, संविधान का कोई अंकुश नहीं रहेगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो बैठा है, जो उसको अधिकार दिलवा सकता था, उसका अंकुश नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। जो निजी कंपनी है वो ऐसी व्यवस्था करेंगे। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार घोषणा करी, अभी लाल किले से भी घोषणा करी है, अभी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2020 अभी घोषणा की है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे फ्री में। 80 करोड़ का मतलब हो गया 130 करोड़ की जनसंख्या में से 50 करोड़ को एक तरफ रख दो और 80 करोड़ तबके को एक तरफ रख दो। यानी 50 करोड़ जो लोग हैं उसमें से मध्यम वर्ग हो सकता है या फिर उसमें से हाई प्रोफाइल लोग हो सकते हैं, जो रईस होते हैं, अमीर घराने हो सकते हैं। उनको अगर निकाल दिया जाए, उसमें से कुछ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वगैरह निकाल दिए जाए, तो जो 80 करोड़ जो आदमी हैं, इसका मतलब वो बेरोजगार है, भूमिहीन है, बेघर है, वो पहले से ही प्रताड़ित है। क्योंकि 5 किलो अनाज उसी आदमी को देने की बात की जा रही है जो बीपीएल के दायरे में आता है या गरीबी के दायरे में आता है या गरीबी की रेखा से नीचे आ रहा है। इसका मतलब 80 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा से नीचे है। तो सरकार क्या कर रही है? उसको 5 किलो राशन देके उसको गरीब को गरीब ही रखना चाहती है। ऐसी प्लानिंग शायद सरकार की है, हमें ऐसा लग रहा है। अगर सरकार चाहती, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी भूमिहीन नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी भूखा नंगा नहीं रहना चाहिए, एक भी आदमी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सबको बराबर बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को गरिमामय वातावरण में शिक्षा मिलनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को भूखमरी के कारण किसी ऐसे काम में ना जाना पड़ जाए जिस कारण से जो उसकी शारीरिक क्षमता से परे हो। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार आर्टिकल 39 के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है, फ्री में राशन देने की बात कर रही है। सरकार को करना चाहिए कि एक भी आदमी बेरोजगार या भूमिहीन या बेघर नहीं रहना चाहिए, तो उसको सबसे पहले रोजगार, मकान और ये सब, उसको शिक्षा सब देनी चाहिए थी। सरकार को जमीन देनी चाहिए थी, मकान बना के देना चाहिए था या किस्तों पर देना चाहिए था, सबसे पहले रोजगार देना चाहिए था। अगर रोजगार दे देते तो वो मकान की किस्त भर सकता था और अपने रोटी भी कमा के खा सकता था। लेकिन सरकार उसको रोजगार देने की बजाय 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन देने की बात कर रही है। ये बात हमें हजम नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 80 करोड़ लोगों को बीपीएल में रख के उनको ना संविधान से लेना देना हो, ना किसी आंदोलन से लेना देना हो, ना किसी और गतिविधियों से, ना किसी स्कूल की शिक्षा से लेना देना हो। सरकार शायद उनको अपाहिज बनाना चाहती है, हैंडीकैप बनाना चाहती है और निर्भर बनाना चाहती है रजवाड़े की तर्ज पे। जैसे रजवाड़े होते थे, एक राजा ने, चाहे अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, वो अपनी मर्जी से राजा बन गया, पीढ़ी दर राजा बनेगा। लेकिन भारतीय संविधान उसके उलट काम करता है। वो मताधिकार से राजा चुनने की बात करता है, अपनी पसंद से राजा चुनने की बात करता है। शायद उन लोगों को वोट की पावर से भी बाहर कर दिया जाए, वो अपनी पसंद का राजा नहीं चुन सकते। क्योंकि जिस आदमी को 5 किलो राशन में पूरे महीना 30 दिन कितना आता है? 60 ग्राम।
60 ग्राम 50 ग्राम भोजन आएगा आपके हिस्से में। 50 या 60 ग्राम भोजन आप खा के कितने दिन जिंदा रह सकते हो? आप सरकार को नहीं मालूम कि एक आदमी 50-60 ग्राम खाना खा लेगा पूरा दिन में तो कितने दिन जिंदा रहेगा? क्या वो कुपोषण से मर नहीं जाएगा? उसका पोषण नहीं होगा तो मर जाएगा। तो क्या भूखमरी से महामारी नहीं आएगी? ऐसा हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी ये देश महामारी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि भूखा रहेगा, बेरोजगार जब रहेगा, 5 किलो राशन पे जब वो आके टिक जाएगा तो वो भूखा मर जाएगा और या भूखमरी फैल जाएगी और आधा देश वैसे ही खत्म हो जाएगा। आधे से ज्यादा संख्या यानी 80 करोड़ लोग मेरे ख्याल से तो मर जाएंगे, भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर इस देश में 80 करोड़ लोग मर जाते हैं तो जो 50 करोड़ लोग हैं क्या वही सिर्फ देश को चलाएंगे? क्या उन्हें अन्य लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या सरकारी तंत्र को या गैर सरकारी तंत्र को या अन्य किसी को, जब मकान निर्माण, भवन निर्माण होता है, खेती होती है या अन्य जितने भी काम होते हैं, तो क्या उनमें जो मजदूर की जो जरूरत पड़ती है वो कहाँ से आएगा? कामगार को अगर आप मार दोगे तो कामगार लाओगे कहाँ से? क्या विदेशों से लेकर आओगे? कहीं और नई दुनिया से आएंगे या रोबोट से काम करवाओगे या रोबोट बना लोगे आप अपने काम के लिए? तो सरकार को इसका जवाबदेह बनना पड़ेगा, देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सवाल पूछने वाले बनिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 हमें अधिकार देता है कि हमारे ऊपर, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार पे, हमारे देश में और दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई अपराध हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है, उसके गलत कोई काम हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। ये भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, आप भी उठा सकते हो। और साथियों, अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार उसको कह रही है, अभी जो एक फिल्मी एक्ट्रेस है कोई लेडीज, कंगना राणावत, वो पहले रनौत अपने आप को बताती थी। रनौत जो है वो शेड्यूल कास्ट होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग, और राणावत जो है वो राजपूत होता है। तो जो कंगना राणावत ने कहा है कि सारी जो समस्या है वो भारतीय संविधान से हो रही है, यानी संविधान को हटा देना चाहिए। अनुपम खेर एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, वो कहता है भारत का संविधान हटा देना चाहिए। ये जो नाचने गाने का जो काम करने वाले जो लोग हैं, मनोरंजन का काम करने वाले हैं, क्योंकि फिल्मी एक्टर या एक्टर्स जो हैं ये नाच गा के और मनोरंजन करते हैं देश के लोगों का, उससे ये भारी रकम भी कमा लेते हैं। तो इनको जो देश की जो व्यवस्था है कभी इन्होंने देखी है कि संविधान जो इनको, जो एक लड़की को, कंगना को जो पढ़ाई लिखाई भी जो अधिकार मिला, थोड़ा बहुत 2-4 क्लास ये जो पढ़ी होगी, तो ये इसको भी भारत के संविधान ने अधिकार दिया। अगर ये जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रही है, जिस मनुस्मृति की कल्पना कर रही है, उससे तो इसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। साथ में फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने का अधिकार उस लेवल पर नहीं होता कि इसको इतना पैसा मिलता। हाँ, नाच गाने का काम तब भी कर सकती थी, पहले भी करती थी, जिनको हम लोग गणिकाएं वगैरह बोलते हैं, ऐसा काम कर सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटियां मिलती थी। इस तरीके के 2-2, 3-3 करोड़, 10-10, 20-20 करोड़ जो आज ये लेती हैं, ये सब नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं कंगना रनौत जैसी लड़की को भी निंदनीय शब्दों से परिभाषित उसको करता हूँ। उसका ये शब्द बहुत ही निंदनीय है, हम उसका विरोध करते हैं। उसको माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों से। और संविधान के खिलाफ बोलने वाला आदमी अगर माफी भी नहीं मांगता है तो माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए इस केस को। तो ऐसे लोगों को, फिर अनुपम खेर जैसा आदमी आता है, वो भी कह देता संविधान को हटा दीजिए। मैं कहता हूं संविधान को एक बार 6 महीने के लिए लागू कर दीजिए, और अगर लागू आप नहीं कर सकते हो तो मुझे फौरी तौर पे बिगैर पैसे के आप एक वैसे ही रख लीजिए। संविधान के जो आर्टिकल समझ में नहीं आते, मैं आपको आर्टिकल समझा दूंगा। ये मैं प्रधानमंत्री जी से घोषणा करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूँ। अगर आपको संविधान पढ़ना नहीं आता या पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं पढ़ा सकता हूँ और समझा सकता हूँ उसके अनुच्छेदों की मूल भावनाएं क्या हैं। और 6 महीने तक आप मेरे कहने पर संविधान पढ़ाइए। संविधान पर लागू मैं संविधान पढ़ाऊंगा, आप 6 महीने जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो संविधान की वास्तविकता है उस पर आप काम करते जाइए। मैं आपसे कहता हूँ भारत नंबर 1 का राष्ट्र होगा और जो संविधानवादी एक विकसित राष्ट्र बनेगा 6 महीने के अंदर अंदर। सिर्फ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ संविधान से एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाऊंगा, जो उसकी मूल भावना है वास्तविक, जो 389 लोगों ने
भारत के 389 लोग थे सदस्य कमेटी के, 8 कमेटियां होती थी और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग, 389 की संख्या में लोग थे। 166 मीटिंग हुई थी, उनपे बहुत चर्चा हुई थी संविधान पे। तब जाके 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पटल पे रखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया और कसम खाई थी कि हम आज से इस भारत देश को भारत के संविधान के तहत चलाएंगे। और आर्टिकल 51 लिखा गया, आदेश दिया गया कि आज से हम लोग भारतीय संविधान का आदर करेंगे, झंडे का आदर करेंगे और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और जितनी रूढ़ियां उनको जीरो मान लेंगे। आर्टिकल 13 ये कहता है कि सारी रूढ़ियों को आज से शून्य मान लिया जाएगा। तो जब ये सब अंगीकार कर लिया गया था, अंगीकार और आत्मा अर्पित किया, यानी हमने संविधान को अपने धर्म की तरह, एक पवित्र ग्रंथ की तरह संविधान को धर्म हमने अडोप्ट किया है। अगर हम आप संविधान को अगर अपना धर्म मान लें, यानी कर्तव्य मान लें, धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, संविधान को अपना धर्म मान लें जो आत्मार्पित हमने किया था, तो साथियों मैं कहता हूं इस देश में 6 महीने में ये देश एक संविधानवादी विकसित राष्ट्र बन सकता है। लेकिन उसके लिए हम भारतीयों को संविधानवादी बनना पड़ेगा और संविधान को धर्म की तरह आत्मार्पित जब 26 नवंबर 1949 को किया था, वो इसी तरीके से आत्मार्पित करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे या सुनेंगे, आप इसको अन्य लोगों में फॉरवर्ड कीजिए। और मेरा नाम शंकर लाल खेरालिया, यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। आप लोग मेरे को आदेश करेंगे तो मैं आपके बीच में आके और चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं एक लेखक भी हूँ और एक सामाजिक संगठन में भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और खेरालिया आदिवंशी के नाम का जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके और लोगों को शेयर कर देंगे, तो मैं ये जो जानकारियां हैं संविधान की आगे आपसे मैं भेजता रहूँगा। और जो निर्भीकता से मैं काम करता हूँ, आपकी अगर मुझे हिम्मत मिलती रहेगी, आपका हौसला मिलता रहेगा, आप मेरा सहयोग करते रहेंगे, तो मैं इसी निर्भीकता से आपके बीच में आता रहूँगा। जय भारत, जय संविधान।